Let us see the next question. As a part of the strategy to increase sales and profit, sales manager of a company proposes to sell goods to a group of new customers with 10% risk of non-payment. यानी कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं that say let us increase our sales and with that say let us increase our profit. इसलिए सेल्स मैनेजर ऐसा सोचा है कि चलो एक नए ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स को गुड्स बेचेंगे विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट. इसका मतलब ये है दैट देयर आर 10% चांसेस कि वो कस्टमर डिफॉल्ट करेगा. दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 months क्रेडिट. यानी उनको हम लोग क्या देंगे 1.5 months यानी 1.5 महीने का क्रेडिट देंगे. एंड इज लाइकली टू इंक्रीज सेल्स बाय ₹1 लाख पर एनम. अगर उनको हमने गुड्स बेचा तो हमारा सेल्स 1 लाख से बढ़ेगा. Production and selling expenses amount to 80% of the sales and income tax rate is only 40%. The company's minimum required rate of return is 25%. Highlight the portion on after tax basis. पहला क्वेश्चन है should sales manager proposal be accepted. फिर हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे रखा है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है. तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन मैं रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है हमको कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर जिसको हम लोग गुड्स बेचने का सोच रहे हैं. अगर हमने उनको गुड्स बेचा तो 1 लाख रुपए से हमारा सेल्स बढ़ेगा, पर 10% चांसेस के वो कस्टमर डिफॉल्ट करेगा. प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 80% दे रखा है. उनको क्रेडिट देना पड़ेगा 1.5 months का. हमारा टैक्स रेट है सिर्फ 40% और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25% पोस्ट टैक्स. ऐसा हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, कौन कौन से मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सेकेंड मेथड से ही सॉल्व किया जा सकता है. क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से क्वेश्चन में हमको एग्जिस्टिंग सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इसलिए फर्स्ट मेथड नहीं लगा सकते हैं. जो भी हमारा सेल्स है वो 1 लाख से बढ़ेगा अगर हमने ये कस्टमर को गुड्स बेचा तो. दैट इज द रीजन से हम लोग यहाँ पे थर्ड मेथड भी नहीं लगा सकते. तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड मेथड बचा, उसी से आंसर करना पड़ेगा. राइट डाउन अ नोट फॉर द आंसर. फर्स्ट पॉइंट, this question cannot be solved by total profit or loss approach, because existing sales information have not been given. Second point, we cannot adopt total relevant cost approach because sales will increase by ₹1 lakh, comma, after selling goods to this customer. Third,
we have to solve the question using total relevant cost approach. Sorry, using incremental approach. Only. Full stop. तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही हम लोग ये आंसर कर सकते हैं. ओके. मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम लोग ये क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का बाइफरकेशन कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 80%. उसका स्प्लिट कैलकुलेट करने का इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ यही कस्टमर के लिए डिसाइड करना है जैसे क्या ये कस्टमर को गुड्स बेचे या नहीं बेचे. इसलिए हम लोग स्टेप नंबर 1 में टोटल कॉस्ट करेंगे, स्टेप नंबर 2 में कैरिंग कॉस्ट करेंगे जो सिर्फ यही कस्टमर का होगा, सो दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट. और थर्ड स्टेप में टोटल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करेंगे. अगेन ये सिर्फ कस्टमर के लिए हम लोग प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं, तो यही का यही क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा. Write down fourth point. In this question, comma, sufficient information have not been given so that we can find variable cost and fixed cost bifurcation. Full stop. So we will ignore its bifurcation. Full stop. Fifth point. अच्छा, आई वॉन्ट somebody of you to write in the chat box कि क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में नया पॉइंट है इनकम टैक्स का रेट. तो अगर इनकम टैक्स का रेट दे रखा है तो आंसर कैसे करने का वो मैं आपको ये क्वेश्चन में समझाने वाला हूं. सो राइट डाउन फिफ्थ पॉइंट. इन दिस क्वेश्चन we are going to understand how to give effect of income tax in decision making. That is the way we are going to understand the effect of the taxation in decision making. So let us answer. Step number 1. Calculation of total cost, जो कि बहुत ही सिंपल है. सेल्स इंटू 80%. सेल्स इंटू production and selling expenses in percentage term. 1 lakh into 80%.
दैट कम्स टू ₹80,000। ऐसा करके फर्स्ट स्टेप में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। स्टेप नंबर 2, कैरिंग कॉस्ट। फ्रेंड्स ऑफकोर्स जो भी कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कस्टमर के लिए कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो इट इज प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस divided by 12 months into average collection period into cost of capital। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 80,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स into average collection period is 1.5 month into cost of capital। तो देखो मैं फ्रेंड्स कैसे कर रहा हूं, 80,000 इंटू 1.5 यानी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी 10,000। यानी हम लोग ऐसा समझते हैं लॉजिकली कि ये कस्टमर को गुड्स सेल करने में हमारा 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा इंटू 25% यानी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये 10,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट करके हम लोग क्या कमा सकते थे? 2,500 रुपए। ऐसा करके हमने कैरिंग कॉस्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल वर्किंग किया जो यूजुअली मैं नहीं करता हूँ, कि अगर ये कस्टमर को गुड्स बेचेंगे तो हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो मैंने इस बार सबसे पहले कैलकुलेट किया है। ये कस्टमर को गुड्स बेचने से हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 10,000 रुपए। इसको कहीं और इन्वेस्ट करने से हम लोग क्या कमा सकते थे? 2,500 रुपए। सो 2,500 इज द कैरिंग कॉस्ट। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। यानी अगर ये कस्टमर को हम लोग गुड्स बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा उसका कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर ये कस्टमर को हमने गुड्स बेचा तो हमारा सेल्स बढ़ेगा कितने अमाउंट से? 1,00,000 रुपए से। ये कस्टमर को गुड्स बेचने से वी विल बी हैविंग प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? एन अमाउंट ऑफ 80,000। Importantly, there are 10% chances of bad debts. So 1,00,000 रुपए उसका 10%। So the chances of bad debts हमको दे रखा है परसेंटेज ऑफ द डिफॉल्ट 10% यानी 10,000। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। हमको इनकम टैक्स का रेट दे रखा है कितना है? 40%। यानी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा 10,000 इंटू 40% यानी कितना होगा? 4,000 रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 6,000 रुपए। ना फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे कैरिंग कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे इन अ वे दैट से द कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट है हमारा 2,500। उसके बेसिस से हम लोग यहां पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? नेट प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव है। सिंस आवर नेट प्रॉफिट इज पॉजिटिव वी कैन से दैट से कस्टमर को गुड्स बेचना चाहिए। ऐसा हम लोग यहाँ पे सिंपल डिसीजन लिखेंगे। मैं आपको जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी वो समझाता हूं। देखो स्टेप नंबर 2 तक वी अंडरस्टैंड दैट से देयर इज नथिंग ग्रेट, हम लोग रूटीन में करते थे वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। पर ये जो 2,500 रुपए का कैरिंग कॉस्ट है उसके लिए जो हमको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको क्या दे रखा है? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स, वो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दैट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको दे रखा है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर टैक्स का मतलब होता है पोस्ट टैक्स। इट मीन्स दैट अगर ये 10,000 रुपए मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूं तो वहां से जो मुझे इनकम मिलेगा उसमें से मैं टैक्स पे करूंगा
और टैक्स पे करने के बाद मेरा जो इनकम होने वाला था वो था 2500। कब? पोस्ट टैक्स। यहां पे ये कस्टमर को गुड्स बेचने से मेरा पोस्ट टैक्स अर्निंग कितना है? 6000। 6000 रुपये 2500 से ज्यादा है, इसलिए मुझे कस्टमर को गुड्स बेचना चाहिए, ऐसा हम लोग समझते हैं। बाय चांस अगर हमको ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज प्री टैक्स, बाय चांस हमको ये दे रखा है दैट इट इज प्री टैक्स, तो हम लोग क्या समझेंगे? दैट से द टैक्स पे करने के पहले मैं 2500 कमाने वाला था। So what we have to do? We are required to deduct the carrying cost at this point of time. हमको क्या करना होता? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से कैरिंग कॉस्ट डिडक्ट करके वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आता है तो ये कस्टमर को गुड्स बेचेंगे, प्रॉफिट नहीं आता है, लॉस आता है तो कस्टमर को गुड्स नहीं बेचेंगे। इन अ वे दैट्स हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज द अर्निंग दैट से वी कुड हैव अर्नड अदरवाइज। ये जो हमारा अर्निंग है उसको हमें कंपेयर करना है विद हमारा एक्चुअल अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग कितना है? 6000। So 6,000 rupees is the earning after taxes, which is more than the opportunity cost of 2,500। इसलिए हम लोग ऐसा समझते हैं that से ये कस्टमर को हमको गुड्स बेचना चाहिए। So I request all of you to write down answer for step number 3, that is calculation of the net profit. So write down answer of the question. The company is advised to sell goods to customer। तो यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। अभी एक नोट शुरू हो रहा है आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। नोट पे लिखो पहला पॉइंट, we understand that carrying cost is income that could have been earned otherwise। Second point, over here cost of capital is given post tax slash after tax, full stop। It means the company could have earned rupees 2500 somewhere else on post tax basis, full stop। It is less than actual earning after taxes of rupees 6000। Hence goods should be sold to customers, full stop। Third point,
we can say that carrying cost calculation will remain same whether cost of capital is pre-tax or post-tax. Full stop. However, when to deduct carrying cost? When to deduct carrying cost is very important. Full stop. उसी में लिखो आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? प्री टैक्स और बिफोर टैक्स ऐसा प्रोवाइड किया जा सकता है। अदरवाइज पोस्ट टैक्स और आफ्टर टैक्स प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्री टैक्स है या बिफोर टैक्स है तो उस केस में डिडक्ट कैरिंग कॉस्ट बिफोर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। यानी फ्रेंड्स यहां पे डिडक्ट किया जाएगा। और अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स है डिडक्ट कैरिंग कॉस्ट फ्रॉम पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऐसा हम लोग समझते हैं। with paragraph write down if resultant value is पॉजिटिव यानी उसको डिडक्ट करने के बाद कॉमा गुड्स शुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स comma not otherwise। ऐसा हम लोग समझते हैं ना। दूसरा क्वेरी मुझे जो आता है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर समझो कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्री टैक्स दे रखा होता तो आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो पीबीटी है 10,000 यस carrying cost is 2,500 yes so this is what we understand is the revised profit it is 7,500। बस यही पे आप आंसर छोड़ दो। लेट्स से हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 7,500 वो प्री दैट इज वो पॉजिटिव है हाँ तो गुड्स शुड बी सोल्ड ऐसा करके आप आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं सर टैक्स को लेना पड़ेगा ना। चलो भाई टैक्स ले लेते हैं बस। तो टैक्स का गिनती करते हैं एट द रेट ऑफ 40%। तो 7,500 का 40% यानी कितना हुआ 3,000।
सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस तो कितना हुआ 4,500। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये जो आपने आंसर लिखा उसमें आपने टैक्स का गिनती किया 7,500 रुपए, ये 7,500 के कैलकुलेशन में आपने कैरिंग कॉस्ट इधर किया, पर कैरिंग कॉस्ट तो भी अलावेबल एक्सपेंस है, जैसे कि भी वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, बेड डेट्स होता है, वो सब अलावेबल एक्सपेंस है, ये थोड़ी अलावेबल एक्सपेंस है। तो ये तो गलत नहीं हुआ। तो मैं समझाता हूँ, देखो ये कैलकुलेशन सही है। कैसे मैं समझाता हूँ आपको, कैसे दिमाग में रखने का है। अगर हम लोग ये कस्टमर को गुड्स बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है 10,000। ये कस्टमर को नहीं बेचा होता और कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो हमारा प्रॉफिट होता बिफोर टैक्स 2,500, है ना, बिफोर टैक्स का बात हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। तो 10,000 इंटू 40%, आई एग्री दैट से यहाँ पे आपको 4,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने 4,000 रुपए का टैक्स पे नहीं किया तो कहीं और आप कितना पे करते, 2,500 का 40%, 1,000 का टैक्स पे करते। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा 6,000, अदरवाइज कहीं और कितना होगा 1,500। यानी ये कस्टमर को गुड्स बेचने से आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है, 6,000 माइनस 1,500, यानी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 4,500 से। तो डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ जाता है, यानी ये कस्टमर को गुड्स बेचने से आपका 4,000 का टैक्स लायबिलिटी होता है, पर अदरवाइज क्या होने वाला था 1,000। यानी कस्टमर को गुड्स बेचने से आपका टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ता है 3,000 से। तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंशियल वैल्यूज पे कैलकुलेट हो जाता है। दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे हम लोग ऐसा समझते हैं सिंपल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्री टैक्स है तो कैरिंग कॉस्ट पहले निकल करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पोस्ट टैक्स है तो कैरिंग कॉस्ट बाद में निकल करो, बस खत्म हो गया। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। लॉजिक भी हमने समझा और ये हमको कैलकुलेशन करना है। बाय चांस एकदम रेयर ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स से उसका क्लैरिटी नहीं है, इवन द टैक्स रेट इज गिवन, तो उसको फ्रेंड्स हम लोग पोस्ट टैक्स समझते हैं, क्योंकि आप अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में लर्न करोगे कि कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा पोस्ट टैक्स ही होता है। तो अगर क्लैरिफिकेशन अगर नहीं है, मोस्टली तो होगा ही होगा, अगर नहीं है तो उसको पोस्ट टैक्स समझा जाएगा और उसको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से डिडक्ट करना है। यू मे राइट दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट, नहीं लिखना है तो चलेगा। नाउ वन मोर एक्सप्लेनेशन। कई बार स्टूडेंट्स का वापस ऐसा मेरे को क्वेरी आता है कि सर मैं ऐसा सोच रहा था या तो मैं ऐसा सोच रही थी कि सर ये कस्टमर को गुड्स बेचने से हमको 6,000 का प्रॉफिट होता है। मैंने बोला हाँ। सर ये कस्टमर को गुड्स बेचने के लिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने बोला हाँ। तो स्टूडेंट कई बार क्या बोलता है, कैन आई राइट द डिसीजन लाइक दिस दैट एक्चुअल रिटर्न on selling goods to customer is profit after taxes divided by investment into 100। प्रॉफिट कितना है 6,000, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 10,000 इनटू 100। यानी कस्टमर को गुड्स बेचने से हमारा प्रॉफिट कितना होता है, इन वे हमको रिटर्न क्या मिलता है, हमको रिटर्न मिलता है 60%। 60% का जो हमको रिटर्न मिलता है वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25% से ज्यादा है। वी अंडरस्टैंड दैट एक्चुअल रिटर्न इज 60% और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, सिर्फ और सिर्फ 25%। 60 is exceeding 25, so we should sell goods to this customer। क्या हम लोग ऐसा डिसीजन लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो दैट एक्चुअल रिटर्न comma on selling goods to this customer
is 60%. 60% कैसे जैसे, comma, it exceeds cost of capital 25%. Full stop. So sell goods to this customer. तो 60% जो है वो 25% से ज्यादा है, इसलिए हमको ये कस्टमर को गुड्स बेचना चाहिए। ऐसा भी हम लोग आंसर देख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पोस्ट टैक्स प्रॉफिट जो है उसको ध्यान में लेना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, also find degree of risk of non-payment that the company should be willing to assume if the required rate of return on after-tax basis were 30%. I want you to answer this second part of the question in the chat box. My question to all of you is that how many students have answer of an amount of rupees 3,000? Please write in the chat box. If your answer is rupees 3,000, then in that case your answer is not correct. I want somebody of you to write in the chat box that ये क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है। I want you to tell me that say what have you understood from the question. तो फ्रेंड्स हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको डिसीजन नहीं लेने का है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। यानी इसका मतलब ये है दैट से हमको चांसेस ऑफ बैड डेट्स का कैलकुलेशन करना है। हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना है, हमको ऐसे कैलकुलेट करना है दैट से व्हाट आर द चांसेस ऑफ बैड डेट्स दैट से वी कैन अफोर्ड if we have the required rate of return of 30%, ऐसा हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। So let us answer the second part of the question. In second part of question, comma, neither we have to take any decision nor we have to compute profit or loss for given required rate of return. Full stop. Rather, we have to compute that what are the maximum chances of bad debts? What are the maximum chances of bad debts that the company can afford for a given required rate of return. Full stop. Turn on working note number 1. Calculation of required PAT. PAT stands for profit after taxes.
It is investment into cost of capital. The amount of the investment that say we are going to make when we sell goods to this customer. It is total variable cost divided by 12 months into average correction period into cost of capital. So that is an amount of rupees 80,000 divided by 12 months into average correction period is 1.5 month into cost of capital. So it is 10,000 into 30%, that comes to rupees 3,000. Like this you can do detailed, or otherwise a smart student like you can make directly the calculation 10,000 into 30%, because we already have found 10,000, okay, in the first part of the question. So the answer comes to 3,000. This is the way we can make the computation of the carry cost. That is sorry, we can make the computation of the required profit after taxes, because we want a return of 30%, like that information is given to us. I am preparing a small working note for the working note number 2, calculation of profit before taxes. Again you can calculate the same like this. All of you must have done it earlier, this kind of working, but still I am giving you explanation in detail. It is profit after taxes divided by 1 minus income tax rate. The amount of the profit after taxes is 3,000 that we have computed above, divided by 1 minus income tax rate, which is only 40%. So it is 3,000 divided by 0.6. That comes to rupees 5,000. I am giving a small explanation for this formula for finding PBT. Not required, but just for understanding. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैसे होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस इनकम टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस इनकम टैक्स. इनकम टैक्स कैसे होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इनटू टैक्स रेट. तो पीबीटी को कॉमन लेंगे, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. 1 ब्रैकेट में क्या रिप्रेजेंट करता है? पीबीटी रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हमको पीबीटी फाइंड करना है तो कैसे किया जाएगा? पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी. ऐसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे. तो ये पीबीटी हो गया हमारा. या तो फिर आप लोग एक लॉजिकल वर्किंग भी कर सकते हो, जो एकदम एडमिसिबल एग्जामिनेशन में परमिसिबल है. पीबीटी एंड पीएटी. सपोज मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 100 रुपए है. टैक्स का लायबिलिटी कितना होगा? 40 रुपए. तो पीएटी कितना होगा? 60 रुपीज. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना? 3,000. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा वो हमको कंप्यूट करना है. सो इट इज 3,000 into 100 upon 60. So I request all of you to use your calculator. 3,000 into 100 upon 60 क्या आ जाएगा? रुपीज 5,000. दोनों में से हम लोग कोई भी एक मेथड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का कैलकुलेशन करेंगे. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ maximum chances of bad debts, comma, the company can afford. हम लोग कितना मैक्सिमम बैड डेट्स का चांसेस अफोर्ड कर सकते हैं वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो लेट अस सी दैट से आंसर कैसे किया जाएगा.
कॉलम नंबर 1 वापस हम लोग लिखेंगे सेल्स, मेरे साथ साथ ही आंसर लिखिएगा, देयर इज नथिंग ग्रेट। 1 लाख रुपए प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना होगा 80,000। फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लेट्स से द प्रॉफिट बिफोर बेड डेट्स, ठीक है ना, अमाउंट बिफोर बेड डेट्स 20,000। फिर बेड डेट्स डिडक्ट किया जाएगा, तो वो तो हमको फाइनली आंसर कैलकुलेट करना है, तो अभी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो वो डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको पीबीटी बोलेंगे, उसमें से टैक्स डिडक्ट किया जाता है एट द रेट ऑफ 40%। फिर जो हमारे पास बचता है उसको पीएटी बोलते हैं, दैट इज 60%। और आखिरी में परसेंटेज ऑफ द बेड डेट्स का हमको आंसर लिखना है। हमने फ्रेंड्स ऊपर कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, बट स्टिल मैं आपको वापस बता देता हूं। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो 10,000 उसका 30%। 10,000 कहां से आया, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट आया 3,000, पीबीटी कितना होगा 3,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, क्योंकि टैक्स रेट है 40%, तो पीबीटी कितना हुआ 5,000 रुपए, टैक्स रेट कितना 40%, तो 5,000 का 40% कितना आएगा 2,000 रुपए। ओके, तो पीबीटी भी हमने करके रखा है, बट स्टिल अगर आपको इससे टेबल में करना है तो भी कर सकते हैं आप लोग। फिर हमको बेड डेट्स बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। बिफोर बेड डेट्स हमारा प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपए, पीबीटी हमको कितना चाहिए 5,000 रुपए, तो बेड डेट्स का लॉस हमको कितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं 15,000 रुपए। सो 15,000 रुपए का बेड डेट्स हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं फॉर अ सेल्स वैल्यू ऑफ 1 लाख। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट्स द परसेंटेज ऑफ द बेड डेट्स दैट वी कैन अफोर्ड इज 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख into 100 for getting answer in percentage term। तो आंसर क्या आ जाएगा 15%। तो हम लोग मैक्सिमम 15% का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं फॉर सेलिंग गुड्स टू दिस कस्टमर इन टर्म्स ऑफ द बेड डेट्स, अगर हमको 30% का रिटर्न चाहिए तो, ऐसा हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंटली यहां पे वापस एक क्वेरी आता है मेरे पास कि सर कैरिंग कॉस्ट आपने डिडक्ट ही नहीं किया, बट आई एम गिविंग आंसर टू दैट क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये क्वेश्चन में हमको डिसीजन लेना ही नहीं है, ये क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट फाइंड करना ही नहीं है। आपको ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लेट्स से व्हाट आर द चांसेस ऑफ बेड डेट्स दैट यू कैन अफोर्ड इफ यू वांट अ रिटर्न ऑफ 30%, वो आपको कैलकुलेट करना है। एंड एज पर द कैलकुलेशन दैट वी हैव मेड, हम लोग 15% चांसेस ऑफ बेड डेट्स अफोर्ड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन कैलकुलेशन, फ्रॉम द कैलकुलेशन दैट से वी हैव मेड। ये पहला चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट आप लोग समझो, सपोज हमको डिसीजन लेना है, सपोज हमको डिसीजन लेना है फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, तो हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं। लिसन केयरफुली, actual chances of bad debts is likely to be greater than 15%, less than 15%, और equal to 15%। तो हमको ऐसा समझना है, अगर चांसेस ऑफ बेड डेट्स होगा ग्रेटर देन 15%, तो रिटर्न हमको क्या मिलेगा लेस देन 30 मिलेगा। चांसेस ऑफ बेड डेट्स कम है तो रिटर्न क्या मिलेगा ग्रेटर देन 30% मिलेगा। चांसेस ऑफ बेड डेट्स एग्जैक्ट 15% है तो रिटर्न क्या मिलेगा हमको 30% मिलेगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो शुड वी सेल गुड्स टू द कस्टमर, तो पहले केस में हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं भाई ऐसा मत करो। वाई, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट्स हमको रिटर्न कम मिलता है। दूसरे में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट्स अ गुड सेल करो, क्यों, क्योंकि अपने को रिटर्न ज्यादा मिलता है। और थर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर इनडिफरेंट वेदर टू सेल गुड्स टू द कस्टमर और नॉट। अगर हमको डिसीजन का पूछा है तो हम लोग कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं फ्रॉम द कैलकुलेशन दैट से वी हैव बीन एबल टू मेक अ समरी ऑफ द एंटायर आंसर। क्वेश्चन दो हिस्सों में है, पहले क्वेश्चन में डिसीजन लेने का है,
सेल्स दे रखा है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, चांसेस ऑफ बेड डेट्स दे रखा है, क्रेडिट पीरियड दे रखा है, और इंपॉर्टेंटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल पोस्ट टैक्स दे रखा है। वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे टोटल कॉस्ट सिंपल कैलकुलेट किया जाएगा, कैरिंग कॉस्ट वो भी सिंपल कैलकुलेट किया जाएगा। फिर थर्ड वर्किंग में हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे ऑन सेलिंग गुड्स टू दिस कस्टमर, जिसमें हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो हम लोग पीएटी में से डिडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है वो हमको ऑन पोस्ट टैक्स बेसिस दे रखा है, इसलिए उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से डिडक्ट किया जाएगा। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसा करके हमने डिसीजन लिया। इंपॉर्टेंटली मैंने आपको ये लिखवाया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्री टैक्स है तो कैरिंग कॉस्ट को प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से डिडक्ट करो, कैरिंग कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पोस्ट टैक्स है तो उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से डिडक्ट करो। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। दूसरा एक मेथड है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें एक्चुअल रिटर्न फाइंड करो जो कि 60% है, उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर करो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वापस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में डिसीजन नहीं लेने का है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी डोंट हैव टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट, इंस्टेड हमको कैलकुलेट करना है कि हम लोग कितना चांसेस ऑफ बेड डेट्स अफोर्ड कर सकते हैं अगर हमको 30% का रिटर्न चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30%, यानी हमको प्रॉफिट चाहिए 3000 का, ऐसा हमने समझा। 3000 का पीएटी चाहिए तो पीबीटी कितना होना चाहिए? 5000 का। अगर हमको 5000 का पीबीटी चाहिए तो हम लोग बेड डेट्स कितना अफोर्ड कर सकते हैं? 15000 का। तो 15000 का बेड डेट्स 1 लाख के सामने, तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ बेड डेट्स दैट वी कैन अफोर्ड इज 15%। लॉजिकली वी अंडरस्टैंड कि अगर चांसेस ऑफ बेड डेट्स एग्जैक्टली 15% है तो हमको 30% का रिटर्न मिलेगा। चांसेस ऑफ बेड डेट्स ज्यादा है तो रिटर्न कम हो जाएगा, चांसेस ऑफ बेड डेट्स कम है तो रिटर्न हमारा बढ़ जाएगा। ऐसा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।